लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेचर इन इंडियन स्टेट्स। इसमें 16 एक्ट्स बनाए गए थे 16 डिफरेंट स्टेट्स में। आज हम इस लेक्चर में 8 एक्ट्स को पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में 8 एक्ट्स को पढ़ेंगे। ये जो 16 एक्ट्स बनाए गए थे 16 स्टेट्स में, ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाए गए थे। ठीक, तो जब ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाए गए थे, इन लाइब्रेरी एक्ट को बनाने से पहले इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना था या इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना था। किन पॉइंट्स को? इंफॉर्मेशन एसेसिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी में, तो ये पॉइंट आपको जहन में रखना था जब भी इन एक्ट्स को बनाया गया। ठीक, दूसरा रखना था जहन में कि इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया गया ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी केयर और प्रिजर्वेशन रखी जाए। ठीक, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन, उनकी केयर और प्रिजर्वेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड मॉडस ऑपरेंडी, यानी कि जो भी फाइनेंस है किसी भी लाइब्रेरी एक्ट में जो हमने चीज़ें बयान की है, उनके लिए जो फाइनेंस वो कहाँ से आया उस पर भी गौर रखना था। हाँ, उसको भी गौर में रखना था। और मॉडस ऑपरेंडी एक्सपेंडिचर के लिए क्या था उसको भी जहन में रखना था। फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम अरेंजमेंट बनाया गया जिसका मकसद था कि जो भी एक्टिविटीज़ लाइब्रेरी में हैं, एक्टिविटीज़ लाइब्रेरी में हो रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ का रिपोर्ट रख पाए। ठीक, फिर यहाँ पे कमेटी एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड गाइडलाइंस, कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया ताकि जो भी गाइडलाइंस पॉलिसी मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए या सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो ये कमेटी दे। ठीक, तो ये जो 5 पॉइंट से ये आपको जहन में रखने हैं किसी भी लाइब्रेरी एक्ट को बनाने से पहले। तो कौन कौन सा है? जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। इंफॉर्मेशन एसेसिबिलिटी, दूसरा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, तीसरा प्रोविजन ऑफ फाइनेंस और मॉडस ऑपरेंडी फॉर एक्सपेंडिचर, फिर चौथा आ जाता है रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक, फिर छठा आ जाता है कमिटी एस्टैब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक, अब जो हम पहला एक्ट पढ़ने जा रहे हैं वह है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये एक्ट बना कब। तो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आ सकता है कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना कब, तो याद रखना 1948 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जहन में रखना है। दूसरा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, यह पहला लाइब्रेरी एक्ट जो इंडिया में बना था, याद रखना, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ठीक, और इस एक्ट के बनाने का मकसद क्या था? ताकि बेस हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि बेस प्रोवाइड कर किसी भी लाइब्रेरी सिस्टम को बनाने में जो बेस होता था वो यही मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट माना गया था मद्रास में या तमिलनाडु में। ठीक, अब इसके जो साइलेंट फीचर्स है वो आपको जहन में रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश किया गया। इन पब्लिक लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या बनाना था? स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को बनाया गया मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में। ये जो स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी का काम क्या था? ये एडवाइज़ करता था गवर्नमेंट को डिफरेंट मैटर्स रिलेटिंग टू लाइब्रेरी, यानी कि जो भी मैटर, जो भी चीज़ होती थी, जो भी चाहे फंड के मुश्किलात होते थे या जो स्टाफ को अपॉइंट या स्टाफ को निकालने का
जो भी इशू आता था लाइब्रेरी में, ये स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी गवर्नमेंट को इसमें एडवाइस करती थी। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अपॉइंट किया गया डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। यहाँ पे लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी को भी बनाया गया। एक बनाया गया मद्रास सिटी के लिए लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी को बनाया गया। ठीक, और यहाँ पे भी डिक्लेरेशन दी गई कि सर्टन रूल्स, जो भी लाइब्रेरी सर्टन रूल्स फॉलो करती थी उसको उन लाइब्रेरीज़ को डिक्लेयर किया गया कि वो गवर्नमेंट एड के हासिल कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी थी ये लेवी सेस करती, यानी कि सेस चार्ज करती थी लाइब्रेरी हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पे। ठीक, और यहाँ पे ये जो एक्ट था, इस एक्ट में सेक्शन 9 में पहली अमेंडमेंट आई थी, प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स 1967, ये अमेंडमेंट आई थी। और फिर सेंट्रल एक्ट 25 में 1967 में कहा गया था कि जो भी पब्लिशर है उसको अपनी 5 पब्लिकेशंस गवर्नमेंट को देनी होगी, और गवर्नमेंट इनमें से 4 पब्लिकेशन सेंट्रल लाइब्रेरी को देगी जो मद्रास में थी। ठीक, तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में जल्दी से रिवाइज करेंगे। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वजूद में कब आया? 1948 में पहला एक्ट था ये इंडिया का। ठीक, लाइब्रेरी एक्ट था ऑफ इट्स काइंड, और इसने बेस प्रोवाइड की पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के लिए। ठीक, इसमें एस्टैब्लिशमेंट हो गई पब्लिक लाइब्रेरीज की एस्टैब्लिशमेंट बन गई। यहाँ पे यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाई गई थी, फिर लोकल, और यहाँ पे अपॉइंट डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज भी किया गया। फिर लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी को बनाया गया था मद्रास सिटी के लिए एक, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक। यहाँ पे लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी जो थी वो सेस को चार्ज करती थी, प्रॉपर्टी पे भी और हाउस टैक्स पे भी। यहाँ पे जो पहला अमेंडमेंट आया वो सेक्शन 9 में आया, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1986 में। फिर सेंट्रल एक्ट 25 में 1867 में कहा गया कि अगर किसी भी पब्लिशर को अभी अपनी पब्लिकेशन करनी है तो उस पब्लिकेशन की 5 कापी उसको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। उन 5 कापियों में से गवर्नमेंट 4 कापियाँ सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ मद्रास में रखेगी। ठीक, तो ये मद्रास लाइब्रेरी एक्ट था। फिर यहाँ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2 लाइब्रेरी एक्ट से बना, एक है हैदराबाद लाइब्रेरी एक्ट, याद रखना, और मद्रास लाइब्रेरी। इनकी कॉम्बिनेशन से आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 1960 वजूद में आ गया। ठीक, अब इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे, 4 अमेंडमेंट्स हुए थे। 1964 में पहला अमेंडमेंट हुआ था इसमें, फिर 1969 में, 1987 में, 1989 में। सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। ठीक, यहाँ पे इस अमेंडमेंट्स की वजह से आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद वजूद में आ गया, जिसको स्टेट लाइब्रेरी भी कहते थे। फिर इसको स्टेट लाइब्रेरी बताया गया, आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद वजूद में आ गया। अब इसकी जो साइलेंट फीचर्स है वो क्या है? ये जो आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद बना, इसका जो अपेक्स बॉडी थी वो गवर्नमेंट थी। अपेक्स बॉडी इसकी गवर्नमेंट थी, और गवर्नमेंट के पास स्टैट्यूटरी पावर्स भी थे। ठीक, ये पहला साइलेंट फीचर है इसका। ठीक, दूसरा साइलेंट फीचर है कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी टू डायरेक्ट कंट्रोल। यहाँ पे जिस तरीके से मद्रास में डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी था, यहाँ पे भी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया। फिर यहाँ पे सिटी और ज़िला ग्रंथालय समथस बनाया गया,
और जिनको नॉमिनेट कौन करती थी, यहाँ पे जो मेंबर्स होते थे उनको नॉमिनेट गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट करती थी, याद रखना, ठीक। फिर यहाँ पे जो लाइब्रेरियंस थे सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी में, वो एक्स ऑफिसो सेक्रेटरीज थे, एक्स ऑफिसो सेक्रेटरीज थे, याद रखना। यहाँ पे जो लाइब्रेरी सेस कलेक्ट किया गया प्रॉपर्टी टैक्स पे या हाउस टैक्स पे, वो 8 पैसा पर रुपी, ठीक। यहाँ पे पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट चार्ज ऑफ स्टाफ बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो भी स्टाफ था उसको जो पेमेंट मिलती थी वो गवर्नमेंट उसको देती थी। हाँ, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे एक और साइलेंट फीचर है, ग्रांट इन एड, यहाँ पे गवर्नमेंट देती थी। तो ये साइलेंट फीचर्स आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद में जो अपेक्स बॉडी थी या जो स्टेशनरी पावर्स थे वो गवर्नमेंट के पास थे। दूसरा, यहाँ पे जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी था वो सुपरवाइज करता था, कंट्रोल करता था या डायरेक्ट करता था पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को। यहाँ पे सिटी और ज़िला ग्रंथालय समिति में जो मेंबर्स नॉमिनेट होते थे उनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, ठीक। ये जो लाइब्रेरियंस थे किसी भी सिटी और सेंट्रल लाइब्रेरी में, ये एक्स ऑफिसो सेक्रेटरीज थे। यहाँ पे जो सेस चार्ज किया गया वो 8 पैसा पर रुपी चार्ज किया गया। यहाँ पे जो स्टाफ को पेमेंट गवर्नमेंट देती थी और ग्रांट इन एड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। तो याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है कि 8 पैसा पर रुपी यहाँ पे सेस को कलेक्ट किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश एक्ट था, कॉम्बिनेशन ऑफ मद्रास और हैदराबाद एक्ट, और इसमें जो 4 अमेंडमेंट्स, मेजर अमेंडमेंट आई थी 1989 में, ये आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी ही है, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाता है एक और एक्ट जिसको हम कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, इसको नोट करना, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965। इसके जो साइलेंट फीचर्स थे वो इस तरीके के हैं। यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को बनाया गया, जो कॉर्पोरेट बॉडी की सूरत में था, ठीक। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई गई। फिर यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरीज बनाई गई। यहाँ पे लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ बनाए गए सिटीज़ के लिए और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। यहाँ पे स्टेट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई ब्रांचेस और विलेज लाइब्रेरीज़ के लिए। यहाँ पे सेंट्रल टेक्निकल प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया, उसका प्रोविज़न भी रखा गया। फिर यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स भी बनाए गए जिसमें कॉपीराइट कलेक्शन ऑफ स्टेट्स होता था, स्टेट लाइब्रेरी ब्लाइंड पर्सनस के लिए, और स्टेट बिब्लियोग्राफी सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई। यहाँ पे लाइब्रेरी सेस को कलेक्ट किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो स्टेट लाइब्रेरी सर्विस था, इसमें जो लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करती थी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी स्टाफ को। तो इसके जो साइलेंट फीचर्स क्या है कर्नाटका लाइब्रेरी एक्ट के, पहला, यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को बनाया गया, और स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को जो बनाया गया उस पर जो ये कॉर्पोरेट फार्म, इसकी जो शक्ल वो कॉर्पोरेट फार्म की थी, ठीक, कॉर्पोरेट बॉडी की थी। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई गई। सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए प्रोविज़न रखा गया। लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ जो सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई गई। स्टेट एडवाइजरी कमेटी ब्रांच और विलेज लाइब्रेरीज के लिए बनाया गया। सेंट्रल टेक्निकल प्रोसेसिंग के लिए प्रोविज़न रखा गया। सेंट्रलाइज्ड
यूनिट्स जिसमें आपका कॉपीराइट कलेक्शन ऑफ स्टेट आ जाता है, स्टेट लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड पर्सन आ जाता है, स्टेट बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज जो आ जाए वो स्टेट सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स में आ जाता है। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी सेस को भी कलेक्ट किया गया और स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज बनाई गई, स्टेट लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज़ को, यानी कि यहाँ पे स्टाफ को जो भी पेमेंट्स होती थी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। तो ये कर्नाटका लाइब्रेरी एक्ट 1960 के बारे में था। फिर यहाँ आ जाता है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967। 1967 इम्पोर्टेंट है। 1967 इसमें क्या बनाया गया? स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल को बनाया गया। स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल को, इससे पहले आपने देखा कि स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को बनाया जाता था, यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल को बनाया गया और इसका जो चेयरमैन था या प्रेसिडेंट था वो था मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, यहाँ पे सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए गए जिस तरीके से बाकी लाइब्रेरीज में बनाई गई। यहाँ पे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, डिविजनल लाइब्रेरीज बनाई गई। ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी जो थी उसका जो चेयरमैन था या प्रेसिडेंट था वो था चेयरमैन ऑफ एजुकेशन ऑफ ज़िला परिषद, इनकी चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमेटी ऑफ ज़िला परिषद का जो चेयरमैन था उसको प्रेसिडेंट बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी का, याद रखना। ठीक, फिर महाराष्ट्र लाइब्रेरी सर्विस में जो थी यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ थे उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कहते थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है महाराष्ट्र लाइब्रेरी के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी सेस कलेक्ट नहीं किया गया। यहाँ पे जो 25 लाख से बिलो, 25 लाख से अबोव जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी एवरी ईयर टू द लाइब्रेरी, यहाँ पे जो ग्रांट इन एड पब्लिक लाइब्रेरी को ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती थी। ठीक, तो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल को बनाया गया और इसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया वो था मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, फिर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स, सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए गए। यहाँ पे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और डिवीजन लाइब्रेरी बनाई गई। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी का जो प्रेसिडेंट था वो चुना गया, वो था चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमेटी ऑफ जिला परिषद। चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमेटी ऑफ जिला परिषद को चुना गया डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी का प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो स्टाफ जो होता था किसी भी लाइब्रेरी में उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे। ठीक, और यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी सेस कलेक्ट नहीं होता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे जो 25 लाख रुपये से ज़्यादा गवर्नमेंट रखती थी इन लाइब्रेरीज़ के लिए। ठीक, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से भी ये लाइब्रेरीज कलेक्ट करते थे ग्रांट इन एड। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाता है वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979, ये डेट आप याद रखना। ठीक, ये दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये रेप्लिका था मद्रास एक्ट का, यानी कि मद्रास एक्ट का रेप्लिका था, उससे मिलता जुलता था। ठीक, इसके फीचर्स क्या थे? जिस तरीके से स्टेट लाइब्रेरी, महाराष्ट्र लाइब्रेरी में स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बनाई गई, यहाँ पे भी स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बनाई गई। जिस तरीके से वहाँ था, वहाँ का उसका प्रेसिडेंट था एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ का भी प्रेसिडेंट था एजुकेशन मिनिस्टर। जिस तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट बनाई गई, यहाँ पे भी लाइब्रेरी डिपार्टमेंट बनाई गई। ठीक, यहाँ पे जो लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी का जो लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट में था उसका जो प्रेसिडेंट था, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी थी उसका जो प्रेसिडेंट था वो था डीसी, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते थे। लेकिन वहाँ पे जो
डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी था उसका प्रेसिडेंट कौन था? वो प्रेसिडेंट था चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमेटी ऑफ ज़िला परिषद। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ एग्जीक्यूटिव कमेटी, यहाँ पे बनाई गई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई। ठीक, यहाँ पे भी नो प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी सेस, क्योंकि इसका मॉडल रेप्लिका है महाराष्ट्र का, तो वहाँ भी लाइब्रेरी सेस को कलेक्ट नहीं किया गया, यहाँ पे भी लाइब्रेरी सेस को कलेक्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पे फिर फंड्स किस तरीके से आए? लाइब्रेरी को गिफ्ट्स के थ्रू, एंडोमेंट खर्चे जात के थ्रू, या एनुअल ग्रांट्स प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। ठीक, तो इस तरीके से ये फंड्स को कलेक्ट करती थी ये लाइब्रेरी। ठीक, कलेक्टेड बाय लाइब्रेरी अंडर द एक्ट एंड रूल्स, ये आपको याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेस्ट बंगाल लाइब्रेरी एक्ट 1979 में, ये रेप्लिका है मद्रास एक्ट का। यहाँ पे भी स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बनाई गई, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट बनाया गया, लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई, जिसका जो प्रेसिडेंट था वो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे चेयरमैन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी के लिए। यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न सेस के लिए नहीं रखा गया। यहाँ पे जो फंड्स कलेक्ट किए गए वो गवर्नमेंट देती थी, या गिफ्ट्स के थ्रू आते थे, या एंडोमेंट्स आते थे। ठीक, फिर यहाँ पे एक और लाइब्रेरी आ जाती है जिसको हम मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 कहते हैं। एक और एक्ट, मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब वजूद में 1988 में। इसके जो साइलेंट फीचर्स थे वो, यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी और अपनी पावर को एक्सरसाइज करती थी। तो यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई, याद रखना। तो मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी में स्टेट लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई थी। यहाँ डिपार्टमेंट्स पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए जो हर एक एक्ट में देखा कि डिपार्टमेंट्स बनाए गए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी के लिए। यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई थी लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी के लिए। यहाँ पे भी कोई सेस कलेक्ट नहीं होता था, जिस तरीके से महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में कोई सेस कलेक्ट नहीं होता था। यहाँ पे लाइब्रेरी फंड तो यहाँ पे लाइब्रेरी सेस तो कलेक्ट नहीं होता था, तो फंड लाइब्रेरी को कौन करता था? स्टेट गवर्नमेंट करती थी। ठीक, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी ईच डिस्ट्रिक्ट में होती थी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती थी। तो इसके जो साइलेंट फीचर्स क्या है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी कमेटी को बनाया गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज को बनाया गया, डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी के लिए। कोई भी सेस यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया गया, फंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट होती थी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अथॉरिटी ईच डिस्ट्रिक्ट में होती थी। फिर यहाँ पे केरला लाइब्रेरी एक्ट 1989 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989, इसका जो पहला पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है वो है कि ये एक्ट बना कब? 1989 में। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट, ये जो केरला एक्ट था ये मुख्तलिफ था बाकी एक्टों से। याद रखना, जो भी एक्ट मुख्तलिफ होगा बाकी एक्टों से तो उसमें क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो केरला लाइब्रेरी एक्ट मुख्तलिफ था बाकी 15 एक्टों से। इसका जो मोटिव था, मकसद क्या था केरला लाइब्रेरी एक्ट का? डेमोक्रेटिक एंड मोर डिसेंट्रलाइजेशन पैटर्न, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन ज़्यादा हुई, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हुई, यानी कि हर एक के पास विदाउट कास्ट, विदाउट क्रीड, विदाउट इकोनॉमिक, विदाउट वेल्थ स्टेटस, हर एक के पास इंफॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन फ्लो, एक्सेस इंफॉर्मेशन को हर एक तक होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ
इस पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 का मोटो ही यही था। ठीक, यहाँ पे 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वजूद में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वजूद में आ गया, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, इसमें जो केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल पहला टायर था, केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, जो एडवाइस करती थी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज के लिए। ठीक, तो केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, फिर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल, फिर ताल्लुक लाइब्रेरी काउंसिल। तो ये 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था केरला पब्लिक लाइब्रेरी में। उस केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लाइब्रेरी काउंसिल यहाँ पे वजूद में आ गया। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ, ये जो ताल्लुक या डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल क्या करते थे? ये सुपरवाइज करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ को भी और ताल्लुक लाइब्रेरीज़ को भी। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ को डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल कंट्रोल करती थी, सुपरवाइज करती थी और कोऑर्डिनेट करती थी। इसी तरीके से ताल्लुक लाइब्रेरीज़ को ताल्लुक लाइब्रेरी काउंसिल सुपरवाइज, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करती थी। ठीक, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफ़र किया गया स्टेट ग्रंथालय संघम स्टाफ के साथ, एसिड के साथ और लाइब्रेरी के साथ ट्रांसफ़र किया गया उसको स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल में। यानी कि पहले यहाँ पे केरला में था स्टेट ग्रंथालय संघम अपने स्टाफ के साथ, एसिड के साथ और लाइब्रेरीज के साथ उसको ट्रांसफ़र किया गया किसमें? स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल में। ठीक, यहाँ पे सरचार्ज कलेक्ट होता था प्रॉपर्टी टैक्स में भी और बिल्डिंग टैक्स में भी, लेकिन इस टैक्स को किसकी नज़र में कलेक्ट किया जाता था? किसके अंडर कलेक्ट किया जाता था? गवर्नमेंट के अंडर। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको याद रखना है कि त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये स्टेट लाइब्रेरी है केरला की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कौन सी लाइब्रेरी स्टेट लाइब्रेरी केरला की है? वो त्रिवेंद्रम लाइब्रेरी है। ठीक, अच्छा, स्टेट लाइब्रेरी शैल मेंटेन स्टेट लाइब्रेरी फंड। अच्छा, स्टेट लाइब्रेरी जो होती है, स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, वो स्टेट लाइब्रेरी फंड प्रोवाइड करती थी किसके लिए? स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और ताल्लुक के लिए, ताल्लुक लाइब्रेरीज के लिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर रिजर्वेशन रखी गई थी 1 वुमेन के लिए, 1 पर्सन के लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। यानी कि किसी भी लाइब्रेरी में अगर आप कोई स्टाफ सिलेक्ट करना है, उसमें 1 वुमेन ज़रूरी होनी चाहिए और 1 पर्सन होना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखता हो। ठीक, ये एक्ट फंक्शनल एक्ट था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं किया, अभी तक इस एक्ट को लागू नहीं किया गया। ये लगता था कि ये मोर फंक्शनल एक्ट है, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। ठीक, तो जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। ये यूनिक एक्ट है बाकी एक्टों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिक, डेमोक्रेटिक और मोर डिसेंट्रलाइजिंग पैटर्न को इस्तेमाल किया गया। इसमें 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसमें जो पहला टायर था वो था केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल का, दूसरा था डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल का, तीसरा था ताल्लुक लाइब्रेरी काउंसिल का। ये जो त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी है, ये स्टेट लाइब्रेरी है केरला की। डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लाइब्रेरी सुपरवाइज करती थी, कोऑर्डिनेट करती थी या कंट्रोल करती थी डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लाइब्रेरीज को रेस्पेक्टिवली। फिर यहाँ पे स्टेट ग्रंथालय संगम स्टाफ के साथ, एसिड के साथ और लाइब्रेरी के साथ इसको ट्रांसफ़र किया गया या ट्रांसफॉर्म किया गया स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल में। ठीक, फिर यहाँ पे जो लाइब्रेरी सेस कलेक्ट होता था वो बिल्डिंग टैक्स पे भी होता था और प्रॉपर्टी टैक्स पे भी होता था, और इस सेस को कलेक्ट किया गया गवर्नमेंट की देख रेख में। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल है ये मेंटेन करता था फंड, स्टेट लाइब्रेरी
काउंसिल मेंटेन करता था फंड या देता था फंड किसके लिए, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और ताल्लुक लाइब्रेरीज़ के लिए। यहाँ पर रिजर्वेशन रखी गई एक वुमेन्स के लिए, एक पर्सन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। एक्ट अपीयर्स मोर फंक्शनल बट नॉट इम्प्लीमेंट। ये एक्ट लगता था ये बहुत ही फंक्शनल है, लेकिन इसको फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट एक्ट अभी तक नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आज हम जो लास्ट इस लेक्चर का जो हम लास्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये जो हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था ये वजूद में कब आया, इसको बनाया कब गया या फॉर्मुलेट किया कब किया गया, 1989 में। 1989 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। ठीक, यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट को बनाया गया ताकि जो भी स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी जो भी प्रोग्राम्स दे उनको इम्प्लीमेंट करे, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट बनाया गया। ठीक, यहाँ पे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई। जिस तरीके से महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी थी, यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी थी। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सिटी लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई, जहाँ उस एरिया में जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा थी वहाँ पे सिटी लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई। उस एरिया की पॉपुलेशन जिस 1 लाख से कम हो, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम हो, तो वहाँ पे टाउन लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई। फिर यहाँ पे ब्लॉक लाइब्रेरी कमेटी भी बनाई गई और पंचायत लाइब्रेरी कमेटी भी बनाई गई। ठीक, और फंड्स कौन प्रोवाइड करती थी? फंड्स किसके लिए प्रोवाइड करना था? स्टेट, सिटी, ब्लॉक और पंचायत लाइब्रेरीज के लिए फंड्स प्रोवाइड करना था। और इस फंड्स को किस तरीके से कलेक्ट किया गया, फंड्स आए कहाँ से? गवर्नमेंट भी कुछ एड देती थी और लाइब्रेरी सेस भी होता था प्रॉपर्टी पे और हाउस टैक्स पे, और इस सेस को गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। ठीक, प्रोविजन टू रिकॉग्नाइज स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन, यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का प्रोविजन भी रखा गया। यानी कि स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोविज़न भी रखा गया। स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसमें प्रोविजन, इस एक्ट में प्रोविज़न भी रखा गया। ये एक्ट पास हुआ, ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव एक्ट था। किसके लिए? रूरल और अर्बन लाइब्रेरी सर्विस के लिए कॉम्प्रहेंसिव एक्ट था, लेकिन अभी तक ये एक्ट लागू नहीं हुआ। तो हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये वजूद में आया 1989 में। यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाई गई, यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट को बनाया गया जो इम्प्लीमेंट करे, स्टेट किसको इम्प्लीमेंट करे? स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी को। ठीक, जो ये इम्प्लीमेंट करता था प्रोग्राम जो भी स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी देती थी उनको इम्प्लीमेंट करता था। यहाँ पे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एस्टैब्लिश हो गई, बनाई गई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी भी बनी। यहाँ पे सिटी लाइब्रेरी कमेटी उस एरिया के लिए बनी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा थी। टाउन लाइब्रेरी कमेटी उस एरिया के लिए बनी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम थी। फिर ब्लॉक लाइब्रेरी भी बन गई और फिर पंचायत लाइब्रेरी कमेटीज़ भी बन गई। यहाँ पे जो लाइब्रेरी सेस कलेक्ट होता था वो प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स से कलेक्ट होता था। और यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को। ठीक, ये एक्ट कॉम्प्रहेंसिव था रूरल और अर्बन लाइब्रेरी सर्विस के लिए, लेकिन ये एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। अगले लेक्चर में हम अगले 6 8 एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।